प्रश्न करता है उषा शर्मा, 44 वर्षीय हैं। कहती हैं कि वो मूलतः बिहार से हैं पर पिछले 15 वर्ष से दिल्ली में हैं। उनके छोटे बेटे ने अपनी अधिकांश शिक्षा दिल्ली से ली है और अब वो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है। कहती हैं हमारे पिताजी सेना में थे, युद्ध भी लड़े थे और हमारे घर में फ़ौज और सैनिकों की बड़ी इज्जत रही है। पर अब पिछले कुछ साल से बेटा कहता है कि सरकारी या प्राइवेट नौकरी करने वाला एक आम कर्मचारी भी तो तनख्वाह लेकर अपना काम करता है और सैनिक भी तनख्वाह लेकर अपना काम करता है। फिर सैनिक को अधिक सम्मान देने की क्या ज़रूरत है? बेटा कहता है कि सेना और राष्ट्र को लेकर लोग बेकार ही भावुक होते रहते हैं और वो मुझसे बहस करता है कि काम और काम में कोई अंतर नहीं होता, तो किसी एक काम को करने वाले को ख़ास महत्व या इज़्ज़त देना आवश्यक नहीं है। तो मुझे उसकी बातें बुरी तो लगती हैं पर उसे समझाने के लिए मेरे पास कोई सटीक तर्क नहीं होता। मदद करें। उषा शर्मा। उषा जी, पहली बात तो ये जो प्रचलित मुहावरा है कि काम और काम में कोई अंतर नहीं होता, ये बहुत उथला है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। करने वाले के सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं, सही काम करना, गलत काम करना, ऐसा काम करना जो बहुतों की मदद करेगा और ऐसा काम करना जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हो। ऐसा काम करना जो खुद को और दूसरों को मुक्ति की और होश की तरफ ले जाता हो, और ऐसा काम करना जो खुद को और दूसरों को बंधनों की ओर और बेहोशी की ओर ले जाता हो। तो काम और काम में अंतर तो होता ही है, क्योंकि कर्ता की एक अवस्था और दूसरी अवस्था में अंतर तो होता ही है। आप प्रेम के भाव से एक काम कर रहे हैं, आप घृणा के भाव से एक काम कर रहे हैं, आपके मन की इन दोनों अवस्थाओं में अंतर है ना, या एक ही है? आपके दिमाग पर ईर्ष्या, द्वेष, किसी किस्म की हिंसा चढ़ी हुई है। इस समय आपका उद्देश्य ही एक है कि किसी तरीके से सामने वाले को नीचा दिखा दूं, उसका नुकसान कर दूं। ये मन की एक हालत है। इस हालत में एक काम होता है। और मन की दूसरी हालत है जिसमें समझदारी है, करुणा है, दूसरे के हित का कुछ ख्याल है। ये मन की बिल्कुल दूसरी हालत है। इस दूसरी हालत में आप आदमी समझिए दूसरे हैं। तो मन की इन दो अवस्थाओं से निकलने वाले काम तो अलग अलग होंगे ही। इसी तरीके से एक आदमी जीवन भर करने के लिए जो भी काम चुनता है, जीवन भर करने के लिए, साल 2 साल करने के लिए, एक क्षण ही करने के लिए, चुनाव तो चुनाव है। आप कोई काम चुने 2 मिनट के लिए करने के लिए, चाहे 2 साल के लिए करने के लिए, चाहे 20 साल के लिए करने के लिए। तो ये जो आप काम का चुनाव करते हैं, ये भी मन की 2 अवस्थाओं से हो सकता है ना।
एक अवस्था ये होती है कि मैं क्यों ख्याल करूं कि मैं करने क्या जा रहा हूं और उसका पूरी दुनिया पे क्या असर पड़ेगा, मुझे तो बस अपना उल्लू सीधा करना है, मुझे तो बस अपना स्वार्थ नापना है। तो नौकरी का चयन आप ऐसे भी कर सकते हैं, और नौकरी का, अपने काम का, अपने पेशे का चयन ऐसे भी करा जा सकता है कि आपके सामने कोई ज़्यादा बड़ा विस्तृत आदर्श हो और उस आदर्श की सेवा करने के लिए आपने वो काम चुना हो। तो इसीलिए ये ठीक नहीं है कि आप कह दें कि सब काम एक होते हैं, और कोई किसी प्राइवेट कंपनी में कोई यूं ही नौकरी कर रहा है, या कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, या कुछ अपना कोई काम धंधा कर रहा है, और एक सैनिक है, इन सब के काम में कोई अंतर नहीं है, तो सैनिक को किसी विशेष सम्मान वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, सम्मान सभी का करा जाना चाहिए, लेकिन जैसे आदमी और आदमी में फ़र्क होता है, वैसे ही काम और काम, पेशे और पेशे में फ़र्क होता है। कुछ पेशे होते हैं इस काबिल कि अगर उनको करने वाला ईमानदार है तो वो एक विशेष सम्मान का पात्र होता है। तो पहली चर्चा हमने करी इस बात पर कि काम और काम में भेद होता है। दूसरी चर्चा हम इस बात पर करते हैं कि क्या एक सैनिक तनख्वाह लेता है तो तनख्वाह लेने की वजह से वो किसी भी अन्य पेशेवर के ही स्तर पर आ गया। लोगों का अक्सर तर्क ये होता है भाई कि कोई भी आदमी है, कोई आदमी है, कोई सरकारी दफ्तर में काम कर रहा है, वो कोई प्राइवेट कंपनी में सेल्स की नौकरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो भी पैसे लेता है और पैसे लेके काम करता है, वैसे सैनिक भी पैसे लेता है और पैसे लेके काम करता है। चलिए ज़रा इस बात का गहराई से अन्वेषण करें। आप पैसे लेते ही किसके लिए हो? पैसा माने धन, ठीक? वो क्या खरीद सकता है आपके लिए? वो आपके लिए कोई सुदूर सत्य तो खरीद कर ला नहीं सकता। पैसे से आप क्या खरीदते हो? चीज़ें। क्या? चीज़ें। पैसे से वस्तुएं और सेवाएं ही खरीदी जा सकती हैं ना, गुड्स एंड सर्विसेज, और तो आप कुछ खरीद नहीं सकते। सब सेवाओं का और वस्तुओं का उपभोक्ता कौन होता है? आप पैसा लेके गए बाजार, उस पैसे से आपने आलू खरीदा और बाल कटवाए। आलू खरीदा माने आपने चीज़ों का क्रय किया, और बाल कटवाए माने आपने सेवाओं का क्रय किया। ठीक है ना? गुड्स सर्विसेज दोनों आ गए। ये जो आलू खरीदा है ये कहाँ जाना है? शरीर में। और ये जो बाल थे ये भी कहाँ थे? शरीर में। तो आप जो भी काम करते हो, जिसके लिए आप तनख्वाह लेते हो, वो आप काम करते ही किसके लिए हो? शरीर के लिए। भाई आपको जो धन मिल रहा है, चलिए आप काम किसी और वजह से करते होंगे, आपका दावा होगा, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन आपको जो पैसा मिलता है उस पैसे से तो आप अधिकांशतः जो भी लाभ उठाते हो वो लाभ शरीर के लिए ही होता है ना। आप उस पैसे से घर बनवा लोगे, घर में कौन रहेगा? आपका शरीर ही रहेगा। उस पैसे से आप कपड़े खरीद लोगे, कपड़े कौन खरीदेगा? शरीर पहनेगा कपड़ों को। आप उस पैसे से गाड़ी खरीद लोगे, गाड़ी में कौन चलता है? शरीर चलता है। यहाँ तक कि आप ये कहोगे नहीं साहब उस पैसे से मैं इज्जत कमाता हूँ, उस पैसे से मुझे समाज में मान सम्मान मिलता है, तो उस मान सम्मान का भी अनुभव करने वाला आपका मस्तिष्क ही तो है ना। मस्तिष्क ना हो तो क्या आपको सम्मान अपमान किसी का भी अनुभव होगा? मस्तिष्क भी कहाँ है? शरीर में। तो पैसे से आप शारीरिक लाभ या सुख ही तो उठाते हो, पैसा शरीर के लिए होता है। जो भी आदमी नौकरी करने निकलता है, अगर वो उस नौकरी से पैसा पाता है तो पैसा होता है शरीर के लिए। लेकिन जो सैनिक है उसके साथ एक बहुत उल्टी या आगे की चीज़ हो जाती है। वो शरीर के लिए चलिए आपसे तनख्वाह तो ले रहा है, लेकिन बहुत मौके ऐसे आते हैं जब वो शरीर को ही दांव पे लगा देता है। तो सैनिक की और किसी आम कर्मचारी की स्थिति का अंतर समझिएगा। आम कर्मचारी शरीर के लिए पैसा कमा रहा है,
वो शरीर को ऊपर रख रहा है, अगर शरीर ऊपर है उसके लिए पैसा आएगा, शरीर को सुख मिलेगा, शरीर का काम धंधा चलेगा। लेकिन सैनिक के साथ ऐसी स्थिति आ जाती है जब उसे शरीर को ही दांव पे लगाना पड़ता है। अब ये काम कोई भी और पेशेवर नहीं करता। आप कहेंगे लेकिन साहब जो लोग फौज में जाते हैं उनको तो पहले से ही पता होता है ना। ऐसे तर्क अक्सर दिए जाते हैं, कहते हैं ये तो प्रोफेशनल रिस्क है। जब आप फौज में जा रहे हो तो आपको पहले ही पता है कि गोली खाने की नौबत आ सकती है, तो आपको तनख्वाह भी उसी मुताबिक दी जाती है। साहब आपको मैं कितने पैसे दे दूं तो आप अपनी जान मुझे दे देंगे। तो ये बेतुके तर्क मत करिए। तर्क ये है कि जब आदमी फौज में जा रहा है तो उसको पहले ही पता है कि कभी गोली खाने की नौबत आ सकती है, तो वो तो जानते बूझते जा रहा है फौज में, फिर उसे विशेष सम्मान देने की क्या ज़रूरत है? और अगर वो गोली खा भी लेता है तो इसमें ज़्यादा भावुक होने की क्या ज़रूरत है? तो जो लोग ऐसा तर्क देते हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ, बताइए आपको कितने पैसे दूं तो आप अपनी जान मुझे दे देंगे? आप कह रहे हैं कि एक छोटी सी तनख्वाह की खातिर सैनिक अगर सीमा पर गोली खा रहा है तो इसमें विशेष बात क्या है? ठीक। और सैनिक को कितनी तनख्वाह मिलती है? लाखों करोड़ों तो मिलते नहीं, साधारण सी उसकी तनख्वाह। आप कह रहे हैं कि उसने सीमा पे गोली खाई है तो क्या हुआ, वो पैसे भी तो लेता था। तो मैं कह रहा हूँ पैसे जितने सैनिक को मिलते थे मैं उससे आपको 10 गुने दिए देता हूँ, कहिए आप देंगे मुझे अपनी जान? अच्छा मुझे मत दीजिए, आप सीमा पर भी जान देंगे अपनी? आप तब भी नहीं देना चाहेंगे। तो लोग कहते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे, पर सैनिक भी कौन सा जानते बूझते देता है? वो कौन सा मरना चाहता था, वो तो गोली लग गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसे पता होता है कि वो जो काम कर रहा है, जिस मिशन में जा रहा है, जिस अभियान पर निकला है, उसमें निश्चित रूप से खतरा है। तो आप कितने भी तर्क दे लें, थोड़ा अगर आप सद्बुद्धि लगाएंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि आदमी का जो गहरे से गहरा तादाद में होता है वो होता तो शरीर से ही है ना। और जो आदमी ऐसा पेशा चुने जिसमें शरीर को ही गंवाने का खतरा हो, उस आदमी को कुछ तो मूल्य मिलना चाहिए। अध्यात्म भी क्या सिखाता है? आदमी का बड़े से बड़ा अहंकार, अहंकार माने किसी चीज़ से जुड़ाव, तादाद में क्या होता है? देहाभिमान। अध्यात्म यही सिखाता है ना हम देहास्मि। क्योंकि बच्चा पैदा होते ही अपने आप को क्या मानना शुरू कर देता है? देह। हम सब जीवन भर अपने आप को क्या मानते हैं? देह। एक ज़रा सी खरोंच लग जाती है, हम उसका ख्याल करने लगते हैं। थोड़ी सी चोट लग जाती है तो दिन भर हमारे सर पर नाचती है। और अगर आप उनमें से हैं जो अपने शरीर को आकर्षक वगैरह बनाकर रखना चाहें तो आपके मुंह पर ज़रा सा दाग धब्बा आ जाए, फोड़ा फुंसी आ जाए, देखिए आपको कितना बुरा लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? क्योंकि हमारा जो मूल तादाद में है, हमारी जो प्रारंभिक ही पहचान है वो शरीर से है। आई एम द बॉडी। तो किसी के लिए भी और कुछ खोना फिर भी आसान है, शरीर खोना सबसे मुश्किल और सबसे ज़्यादा कलेजे का, सबसे ज़्यादा वीरता का काम है। भाई आप और चीज़ें खोते हो, कम से कम आपके पास वो तो बचा रह गया ना जो उन चीज़ों का भोग करता या अनुभव करता। वो चीज़ें कभी दोबारा आ जाएंगी। लेकिन शरीर को खोने का मतलब होता है कि आपने अपना वो उपकरण ही खो दिया जो कि किसी भी चीज़ का कभी भी भोग करता। माने कि अब आपके लिए संसार ही नष्ट हो गया। तो धन गंवाना, प्रतिष्ठा गंवाना, ज्ञान गंवाना, परिवार गंवाना, इन सबसे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है देह गंवाना। जो देह गंवाने के लिए जानते बूझते तैयार हो रहा हो, उस आदमी में थोड़ी तो खासियत होगी। बेटे को ये बातें सिखाइए। दिल्ली की हवा में आकर के कुछ मूलभूत चीज़ें वो भूल गया है। बिहार में लोग ये चीज़ें नहीं भूलते हैं। पूरब में जो बहुत ज़मीनी बातें होती हैं वो लोगों को पता होती हैं, भले ही आसमानी सुख सुविधाएं और
पैसा लोगों के पास ना हो, लेकिन ज़मीनी बुद्धि ज़रूर होती है। दिल्ली का मामला थोड़ा अलग है। तो तीसरी चीज़, पहली बात हमने काम और काम में क्या अंतर है उसको समझा, दूसरा सेना की क्या बात है, तीसरा आपका बेटा कहता है कि राष्ट्र को भी लेकर आप लोग बेकार ही भावुक होते रहते हैं। देखिए, देश कोई कंपनी नहीं होता कि आप कहें कि एक आदमी एक कंपनी के लिए काम कर रहा है और एक आदमी देश सेवा कर रहा है तो दोनों एक बराबर हैं। कंपनी होती है कुछ गिने चुने लोगों के शेयर्स की कीमत को बढ़ाने के लिए, शेयर होल्डर वैल्यू को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के लिए। यही कंपनी की हस्ती का कुल उद्देश्य होता है। एक कंपनी होती किस लिए? ताकि जिन लोगों के पास उसके शेयर हैं उनको अधिकाधिक मुनाफा होता रहे। ये कंपनी के होने का उद्देश्य है। तो आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो आप कुल मिलाकर के क्या कर रहे हैं? आप कुछ मुट्ठी भर लोगों की जेबें गर्म कर रहे हैं और अपना हित साध रहे हैं। आप उन लोगों की जेबें गर्म कर रहे हैं तो बदले में वो भी आपको कुछ दे देते हैं। हाँ, आप उसमें 5 बातें और जोड़ सकते हैं कि उस कंपनी से जो चीज़ें बन रही हैं उनका उपभोग समाज के लोग करते हैं और ये सब ठीक है, मैं उन बातों को मानता हूँ। लेकिन ले दे करके कंपनी चीज़ें सिर्फ वही बनाएगी जिससे कि शेयर होल्डर्स की जेबें भरती रहें। अगर आप कहेंगे कि आपकी कंपनी जो चीज़ें बनाती है उससे समाज को भी फ़ायदा होता है, तो एक बात बताइए, अगर समाज को फ़ायदा हो रहा हो पर शेयर होल्डर को मुनाफा ना हो रहा हो तो क्या आपकी कंपनी वो चीज़ें बनाती रहेगी? माने आप समाज को मुनाफा भी कराते हैं अगर, तो वो भी सिर्फ इसलिए ताकि समाज को जो मुनाफा हो रहा है उसके एवज में आपके शेयर होल्डर्स को, आपके मालिकों को, आकाओं को दूना, तीना, चौगुना फ़ायदा होता रहे। ठीक है ना? तो ये हुआ एक कंपनी का कुल आधार कि कंपनी किस बुनियाद पर खड़ी है? शेयर होल्डर्स को मुनाफा होता रहे, इस बुनियाद पर खड़ी है। देश किस बुनियाद पर खड़ा होता है? देश कंपनी नहीं होता भाई। लोग तर्क देते हैं, कहते हैं देखो तुम एक कंपनी से कोई सामान खरीदते हो तो उसको पैसा देते हो, बात ख़त्म, भावुक होने की तो कोई बात नहीं। इसी तरीके से तुम सरकार को टैक्स देते हो और सरकार तुम्हारे लिए सड़क बनवा देती है, अस्पताल बनवा देती है, और सड़क तुम्हें पुलिस की सेवा दे देती है, फौज की सेवा दे देती है, इसमें भावुक होने की कोई बात नहीं। वो सरकार की तुलना करा करते हैं एक कंपनी से। वो कहते हैं कंपनी को भी तुम पैसा देते हो, सरकार को भी तुम टैक्स देते हो, कंपनी भी तुम्हें कुछ सुख सुविधाएं, सेवाएं देती है और सरकार भी तुम्हें कुछ सेवाएं वगैरह देती है, तो तुम क्यों इतने भावुक होते हो? इसमें वो लोग कुछ मूलभूत बातें नहीं समझते। मूलभूत बातें ये हैं कि देश जिस बुनियाद पर खड़ा है वो उससे बहुत भिन्न है जिस बुनियाद पर कंपनी खड़ी है। देश की आधारशिला होता है कोई बड़ा आदर्श। कंपनी की बुनियाद में कोई बड़ा आदर्श नहीं होता। कंपनी की बुनियाद किस पर है? मुनाफे पर। और देश की बुनियाद होती है बहुत बड़े आदर्शों पर। किसी कंपनी का तुमने कोई संविधान देखा है? भारत का संविधान है और भारत के संविधान में बहुत उच्चतर मूल्य संग्रहित हैं। कोई कंपनी कहती है कि मैं इसलिए हूँ ताकि सब लोगों को समान अधिकार मिल सकें, शिक्षा मिल सके, लोगों में स्वस्थ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ सके। कहो कोई कंपनी कहती है क्या सब? पर देश कहता है। देश यूं ही नहीं बन जाता। देश सिर्फ कोई राजनीतिक इकाई नहीं होता। ये अभी कुछ दिन पहले भी मैं कह रहा था, देश के केंद्र में होता है राष्ट्र। देश ऐसे ही नहीं बन गया कि 4-5 इधर उधर के राज्य आए, उन्होंने आपस में समझौता किया और फिर वो एक देश कहलाने लग गए। ऐसे नहीं होता है। ये कोई उथली राजनीतिक प्रक्रिया भर का परिणाम नहीं होता है एक राष्ट्र। तो देश के केंद्र में राष्ट्र होता है और राष्ट्र के केंद्र में होता है राष्ट्रीय मूल्य।
कोई साझा आदर्श होता है, कोई साझा उच्च लक्ष्य होता है, जिसके कारण लोग आपस में संबंधित होते हैं, गुथे होते हैं। उसके आधार पर देश बनता है। नहीं तो मुझे बताओ, इतना लंबा चौड़ा भारत है, और भी दुनिया में देश हैं जो बहुत लंबे चौड़े हैं, वो एक रह कैसे सकते हैं? सिर्फ राजनीतिक तौर पे एक रह लेंगे? कैसे रह लेंगे भाई? नहीं, राजनीतिक तौर पर नहीं रह सकते। कोई और बात होनी चाहिए, कोई उच्चतर मूल्य होना चाहिए, कोई उदीप्त भावना होनी चाहिए, तब जा कर के एक देश एक साथ रहता है। भारत भी ऐसे ही थोड़ी, अब अंग्रेज़ों से आज़ादी मिले भी 70 से ऊपर बरस हो गए, और हम कहते हैं भारत विविधताओं का देश है। इतनी विविधताएं होते हुए भी क्या है जो सब लोगों को एक सूत्र में पिरोकर रखता है? ज़रूर कोई साझा आदर्श है, कोई शेयर्ड आइडियल है, ज़रूर कुछ साझी मान्यताएं हैं, कुछ साझे मूल्य हैं। बात समझ में आ रही है? और वो ऊंचे से ऊंचे मूल्य होते हैं, या होने चाहिए कम से कम। किसी राष्ट्र की बुनियाद में अगर ऊंचे मूल्य नहीं होंगे तो वो राष्ट्र बहुत दिन फिर चलेगा भी नहीं, विखंडित हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा उसके साथ। समझ रहे हो बात को? भारत के बारे में कहते हैं ना कि कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी? राजनैतिक स्तर पर तो भारत कितनी बार टूटा फूटा, तो देश तो कभी यहां पर स्थायी रह ही नहीं पाया। एक रह पाया क्या? भारत का नक्शा लगातार बदलता रहा है, हर 50 साल में बदलता रहा है। बदलता रहा है कि नहीं? राजनैतिक नक्शा। लेकिन एक राष्ट्र के तौर पर भारत लगभग अक्षुण्ण रहा है, अखंड रहा है। उसकी वजह है यहाँ के सब लोगों के निश्चित रूप से कुछ साझे और ऊंचे मूल्य हैं। ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, मूल्य साझे होने चाहिए और मूल्य ऊंचे होने चाहिए। तो वो जो साझे और मूल्य और ऊंचे मूल्य हैं जो भारत को एक राष्ट्र के तौर पर एक रखते हैं, वो मूल्य वास्तव में आध्यात्मिक है। ठीक है? तो जो ये भारत देश है, फिर मुझे बताओ ये क्या है? ये उन आध्यात्मिक मूल्यों की राजनैतिक अभिव्यक्ति है। जो भारत राष्ट्र है उसके केंद्र में क्या है? आध्यात्मिक मूल्य। आध्यात्मिक मूल्य तभी तो वो चले आ रहे हैं पिछली 20 शताब्दियों से। नहीं तो भारत में कह रहा हूं कब का अपने मूल्य खो चुका होता। पर भारतीयों की एक अलग पहचान है। वो बात भारतीयों को भले ही कम समझ में आती है, विदेशियों से पूछो वो बता देंगे। वो जानते हैं कि राष्ट्र के तौर पर, कंट्री नहीं, नेशन के तौर पर भारत की क्या पहचान है। वो जानते हैं कि भारत की जो केंद्रीय पहचान है उसमें बोध आता है, उसमें गहराई आती है, उसमें सत्य आता है, उसमें करुणा आती है, मतलब कि उसमें अध्यात्म आता है। तो ये अध्यात्म ही है जो भारत को एक राष्ट्र के तौर पर पिछले 20-25 शताब्दियों से एक रखे हुए है। तो राष्ट्र के तौर पर एक रहे हैं, देश के तौर पर हम बनते बिगड़ते रहे हैं। भाई अभी 70-75 साल पहले तक पाकिस्तान, बांग्लादेश भी राजनीतिक तौर से सब भारत का ही हिस्सा थे, ब्रिटिश इंडिया का थे कि नहीं? और इतना ही नहीं, 500 राजे रजवाड़े थे जो अपनी अपनी अलग सत्ता चला रहे थे। तो राजनीतिक तौर पर तो बहुत उथल पुथल चलती ही रहती है, राष्ट्रीयता लगातार कायम रहती है। अब 1947 के बाद से एक अभिनव प्रयोग हुआ है। वो अभिनव प्रयोग ये है कि वो जो भारत राष्ट्र था वो भारत देश बनकर सामने आया है। बात समझ रहे हो? राष्ट्रीय मूल्यों को मैंने कहा राजनैतिक अभिव्यक्ति मिली है। तो ये देश कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं है। भारत को यूं ही बस एक पॉलिटिकल एंटिटी मत मान लेना, एक राजनीतिक इकाई नहीं है भारत। भारत, फिर से कह रहा हूँ, चौथी पांचवी बार दोहरा रहा हूँ, जो ये भारत देश भी है, द कंट्री कॉल्ड इंडिया, ये गहरे आध्यात्मिक मूल्यों की राजनीतिक अभिव्यक्ति है। तो ये पूजनीय है। ये पूजनीय है। ये पूजनीय किस लिए है? क्योंकि
ये भारत देश रहेगा तो वो आध्यात्मिक मूल्य भी कायम रहेंगे। उन आध्यात्मिक मूल्यों के कायम रहने के लिए आवश्यक है कि ये भारत देश रहे, एक राजनीतिक सत्ता रहे। वो राजनीतिक सत्ता जब रहती है तो वो फिर देश में इस तरह का माहौल तैयार कर सकती है, इस तरह का नियम कायदा कानून रख सकती है कि वहाँ बसने वालों, वहाँ पैदा होने वालों, वहाँ पलने और बढ़ने वालों में एक खास तरह की मानसिकता रहे, मूल्य उनके ऊंचे रहें, संस्कार उनके शुद्ध रहें। तो देश का मतलब यही नहीं होता कि सरकार है और सरकार बिजली पानी सड़क का काम कर देगी। ये तो आपने बहुत ही अटपटी बात कर दी। कम से कम भारत देश तो ऐसा नहीं है जिसमें कि राज्य का काम बस ये है कि वो आपके लिए सड़क पानी और बिजली की और कानून की व्यवस्था का इंतज़ाम देखता रहे। नहीं 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 नहीं, तो जारी बात, भारत देश इसलिए है ताकि भारत राष्ट्र सुरक्षित रहे। भारत देश इसलिए है ताकि भारत राष्ट्र सुरक्षित रहे। समझ में आ रही बात? राष्ट्रों के पास फौजें नहीं होती, राष्ट्रों के पास बस एक भावना होती है, एक आदर्श होता है। अगर सामान्य भाषा में कहूँ तो राष्ट्रों के पास फौजें नहीं होती, राष्ट्रों के पास आत्मा होती है। फौजें देश के पास ही हो सकती हैं। तो जो भारत देश है वो शरीर है, और जो भारत राष्ट्र है ऊंचे मूल्यों वाला, वो उस शरीर की आत्मा है। अब एक बात बताओ, शरीर नहीं रहेगा तो बेचारी आत्मा करेगी क्या? समझ रहे हो? कोई संत हो, कोई ऋषि हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, इनके शरीर की कोई कीमत है या नहीं है? इनके शरीर की कीमत है या नहीं है? या ये कहोगे कि सत्य तो आत्मा मात्र है, शरीर रहे ना रहे? कोई पूजनीय आदमी हो, कोई ऊंचा आदमी हो, उसके शरीर की कीमत कुछ है या नहीं है? शरीर कीमत है, क्योंकि शरीर नहीं रहेगा तो फिर आत्मा को अभिव्यक्ति कौन देगा? कबीर साहब याद है ना? हर घट मेरा साइया और सूनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट के जा घट प्रगट होए। तो घट माने शरीर, आत्मा तो सर्वत्र है। संतजन कह गए हैं आत्मा तो सर्वत्र है। कौन सी ऐसी जगह है जहां आत्मा ना हो? आत्मा ही एकमात्र सत्य, उसके अलावा कुछ है नहीं। लेकिन वो शरीर अद्भुत होता है, विरल होता है, जिसमें वो आत्मा अभिव्यक्ति लेती है। ऐसा बस किसी किसी का शरीर होता है, कभी किसी कृष्ण का और कभी किसी कबीर का। समझ में आ रही है बात? जहां पर वो शरीर वाहन बन गया हो आत्मा की अभिव्यक्ति का। तो जो भारत देश की परिकल्पना करी गई थी वो इसी आधार पर थी कि वो उच्चतर मूल्यों का वाहक बनेगा। इसलिए उस देश की रक्षा की जानी बहुत आवश्यक है। आप ये नहीं कह सकते कि देश तो एक राजनीतिक इकाई है, टूटती है तो टूट जाने दो। ये बात किसी भी देश पर लागू नहीं होती, भारत पर तो बिल्कुल भी लागू नहीं होती। भारत देश बस एक राजनीतिक इकाई नहीं है, भारत देश अपने आप में रोशनी है। भारत देश के पीछे बहुत ऊंचे सिद्धांत हैं। अगर ये देश नहीं रहेगा तो उन सिद्धांतों को भी ताकत और अभिव्यक्ति देने वाला कौन रहेगा? सिद्धांत बच जाएंगे पर उन सिद्धांतों की अभिव्यक्ति नहीं बचेगी। सिद्धांत तो बच जाएंगे पर उन सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली कानून व्यवस्था नहीं बचेगी। सिद्धांत तुम लेकर बैठे रहना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अगर भारत देश भारत राष्ट्र की अभिव्यक्ति है और इसलिए भारत देश पूजनीय है, और देश से मेरा मतलब है एक बाहरी व्यवस्था ही, एक शरीर ही, एक राजनीतिक व्यवस्था ही, एक ज़मीनी व्यवस्था, तो उस ज़मीन की सीमाओं का फिर जो प्रहरी है उसको भी कुछ इज्जत दोगे कि नहीं दोगे? बोलो। और भारत देश किसी आसान माहौल में तो रहता नहीं है। हमारा मोहल्ला जानते हो ना कैसा है, पड़ोसी हमारे देखे हैं ना कैसे हैं, छोटे बड़े सब आंख दिखाते हैं। कोई इधर से नोचने को तैयार है, कोई उधर से खसोटने को तैयार है, कोई नीचे से परेशान कर रहा है,
कोई दाएं से कील चुभो रहा है, कोई बाएं से। तो इसलिए इस माहौल में जो व्यवहारिक बात है वो ये है कि सेना और सैनिकों का महत्व निश्चित रूप से है। अगर ये देश महत्वपूर्ण है, अगर ये देश किन्हीं मूल्यों, सिद्धांतों, आदर्शों का प्रतिनिधि है, तो इस देश की जो रक्षा करने वाला है वो निश्चित रूप से विशेष है, वो सम्मान का अधिकारी है। ये बात शायद दिल्ली के इंटरनेशनल स्कूल वाले और दिल्ली के आज़ाद ख्याल विश्वविद्यालयों के लोग नहीं समझते, पर उन्हें समझनी चाहिए। थोड़ा अगर वो बुद्धि लगाएंगे, थोड़ा अगर गहराई से देखेंगे तो उन्हें कुछ बातें समझ में आएंगी। समझ में आ रही है बात? आचार्य जी, जिन विद्यालयों में हम पढ़े हैं उनमें राष्ट्रवाद को बहुत नकारात्मकता के साथ प्रस्तुत किया जाता है कि विश्व में जितनी भी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं वो जिन आधारों पर हुई हैं उनमें राष्ट्रवाद भी एक जगह रखता है। तो इस संकोच के साथ खुद को राष्ट्रवादी बोलने में आज की युवा पीढ़ी बड़ा डर महसूस करती है। राष्ट्रवाद बुरा है। राष्ट्रवाद जिसको है वो बुरा नहीं है। ईर्ष्या बुरी है। ईर्ष्या जिसको है वो बुरा नहीं है। तुम कर दो राष्ट्रवाद को प्रतिबंधित, ईर्ष्या को भी करो, द्वेष को भी करो। भाई द्वेष के कारण ही तो लड़ाइयाँ होती हैं। ये क्यों कह रहे हो राष्ट्रवाद के कारण लड़ाइयाँ होती हैं? राष्ट्र और राष्ट्र हैं, यूं ही तो आपस में नहीं लड़ जाते। उनके बीच में जब क्या होता है, द्वेष, तब वो आपस में लड़ते हैं ना। द्वेष माने एक दूसरे के प्रति शत्रुता की भावना। एक राष्ट्र है और दूसरा राष्ट्र है, क्या वो ऐसे ही उठ के लड़ना शुरू कर देते हैं? उनके बीच में क्या होता है तो लड़ते हैं? द्वेष। तो द्वेष पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? मूल बात नहीं करेंगे हम। ये नहीं कहेंगे कि हमारे मन के भीतर अहंकार भरा हुआ है, हिंसा भरी हुई है, उसकी बात नहीं करेंगे। कहेंगे राष्ट्र बुरा है। अच्छा, चाकू बुरा है क्योंकि चाकू का इस्तेमाल करके किसी की गर्दन कट गई। नहीं, चाकू भी नहीं बुरा है, लोहा बुरा है। आज से लोहे पर प्रतिबंध लगा देते हैं। ईंट बुरी है क्योंकि किसी ने किसी के सर पे ईंट दे मारी। वो हाथ बुरा नहीं है, वो मन बुरा नहीं है जो ईंट का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ईंट पर प्रतिबंध लगाओ, आज से कोई मकान नहीं खड़ा होगा। राष्ट्र क्या खड़ा करना है? राष्ट्र तो गिरा ही दो, सारे मकान गिरा दो, क्योंकि मकानों में ईंट होती है और ईंट का इस्तेमाल करके लोग एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। बस उस मन पर प्रतिबंध मत लगाओ जिस पर हिंसा का, द्वेष का, अहंता का, ममता का, काम का, क्रोध का, भय का कब्जा है। उस मन की बात मत करना। उस मन की बात क्योंकि करते हो तो हमारे अहंकार को बड़ी ठेस लगती है। और देखो, हम बुद्धिजीवी आदमी हैं, हम तो अहंकार पर ही जीते हैं। अगर तुमने ये कह दिया कि कुछ भी बुरा नहीं है, तुम्हारे मन का अंधेरा बुरा है, तो हमें बड़ी चोट लग जाती है। तो हम दुनिया भर की चीजों को बुरा ठहरा देंगे, उन्हें प्रतिबंधित करने की बात कर देंगे। कभी ये नहीं कहेंगे कि मुझसे बुरा न कोय, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोय। हर चीज बुरी है। ईश्वर बुरा है, धर्म बुरा है, प्रथा बुरी है, परंपरा बुरी है, अध्यात्म बुरा है, क्योंकि इन सब के नाम पे लड़ाइयां हुई हैं। राष्ट्र बुरा है क्योंकि राष्ट्र के नाम पे लड़ाइयां हुई हैं। बस इंसान बुरा नहीं है, क्योंकि अगर तुमने मान लिया कि इंसान अच्छा हो सकता है और इंसान बुरा भी हो सकता है, तुम्हें मानना पड़ेगा कि सब इंसान बराबर नहीं होते। और तुमने अगर ये मान लिया तो तुम्हारे मूल सिद्धांत को चोट पहुंचती है। तुम्हारा मूल सिद्धांत बुरा है जो कहता है कि हर इंसान दूसरे इंसान के बराबर है। तुम्हारा मूल सिद्धांत गलत है जो कहता है कि ऊंची और नीची चेतना होती नहीं। क्योंकि अगर तुमने मान लिया कि चेतना नीची भी हो सकती है और ऊंची भी हो सकती है, तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा कि चेतना जो ऊंची है वो अपनी ऊंचाई बढ़ाकर 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 अनंत ऊंचाई भी हासिल कर लेती है। और जो चेतना की अनंत ऊंचाई होती है उसे ही परमात्मा बोलते हैं। लेकिन तुम तो परमात्मा
नाम से ही घबराने वाले लोग हो ना, बुद्धिजीवी हो। अगर तुमने इतना भी मान लिया कि एक आदमी और दूसरे आदमी की चेतना में इंच भर भी ऊंचाई का अंतर होता है, तो अगर इंच की ऊंचाई का अंतर हो सकता है तो 2 इंच का भी हो सकता है, 5 इंच का भी हो सकता है, अनंत अंतर भी हो सकता है। अनंत अंतर हुआ नहीं कि तुम्हें मानना पड़ेगा कि लोग होते हैं जो अनंत ऊंचाइयों पर बैठे होते हैं और लोग होते हैं जो अनंत निचाई पर बैठे हैं। और अगर लोग अनंत ऊंचाई और अनंत निचाई का फासला रखते हैं अपने मध्य, तो तुम क्या व्यर्थ प्रचार करते रहते हो कि सब आदमी एक बराबर है। और जब तुम कहते हो सब आदमी एक बराबर हैं, तो इस कह करके तुम लोगों की मदद नहीं कर रहे। ये कह करके तुम गिरे हुए आदमी को न उठने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो। तुम उससे कह रहे हो कि तुम गिरे हुए हो तो भी क्या फर्क पड़ता है, तुम अभी भी बुद्ध के बराबर हो, तुम और बुद्ध एक समान हो, सब इंसान बराबर हैं एक दूसरे के। बात समझ रहे हो? अपनी खोट नहीं देखनी है, क्योंकि अपनी खोट देखी तो अपनी निचाई माननी पड़ेगी। जिस आदमी को अपनी खोट नहीं देखनी, उसे दुनिया में सर्वत्र बस साजिश नजर आती है। वो कहेगा वो साजिश कर रहा है मेरे खिलाफ, वो गलत है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, फलानी ताकतें, फलाने वर्ग के लोग, पुरुष वर्ग है वो स्त्री का शोषण कर रहा है। पहले तो ये प्रचार चला जबरदस्त तरीके से। अब पुरुषों में भी वर्ग निकल आए हैं जो कह रहे हैं नहीं, स्त्रियां पलट के हमारा शोषण कर रही हैं, कानून स्त्रियों के साथ है, वगैरह वगैरह। ये मत मानना बस कि इंसान का मन ऐसा है जो उसका शोषण कर रहा है। ये मत मानना बस कि हर आदमी को अपने भीतर झांकने की जरूरत है, अपना दुश्मन उसे वही नजर आ जाएगा। पर अपने दुश्मन के साथ तो हमने अपनी पहचान जोड़ ली है और तकलीफ में हम खूब हैं। अपने दुश्मन के साथ हमने जोड़ ली है अपनी पहचान और तकलीफ हमें पूरी है। तो जो हमारा असली दुश्मन है भीतर, उसका नाम हम ले नहीं सकते, तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम दुनिया भर में नकली दुश्मन ढूंढते फिरें। तो हम कहते हैं वो फलाना वर्ग, फलानी क्लास हमारा दुश्मन है, फलानी ताकतें हमारी दुश्मन है, फलानी तरह का आर्थिक दर्शन हमारा दुश्मन है, पूंजीवाद हमारा दुश्मन है, जातिवाद हमारा दुश्मन है, नाजीवाद हमारा दुश्मन है, फांसीवाद हमारा दुश्मन है। तमाम तरीके के तुम दुश्मन खोज लो। मैं नहीं कह रहा हूं कि नाजीवाद, फांसीवाद, पूंजीवाद ये दूध के धुले हैं। उनमें होंगे लाख दुर्गुण जो हैं ही उनमें, लेकिन उनके दुर्गुणों को गिनाने से आदमी के मन का अंधेरा कम थोड़ी हो जाएगा। जो लोग बात करते हैं कि राष्ट्रवाद बहुत बड़ी बीमारी है, वो मुझे ये बताएं कि जहां राष्ट्रवाद की भावना कम रही है उन जगहों पर कितनी सुख शांति रही है। तुम राष्ट्रवाद हटा दो, आदमी अपने आप को परेशान रखने के लिए और तरीके ईजाद कर लेगा, क्योंकि ये काम है भाई अहंकार का, उसे अपने आप को परेशान रखना ही रखना है। हाँ, उसे कभी ये नहीं कहना कि मैं अहंकारी हूं, मैं कभी पूछना नहीं चाहता, कोहम, आध्यात्मिक किताबों को मैं खोलना नहीं चाहता, सत्य के सामने मैं समर्पण कर सर झुकाना नहीं चाहता, इसलिए मेरे सारे दुख हैं। दुनिया की लड़ाइयां हम क्या सोच रहे हैं, सिद्धांतों और उसूलों के कारण होती हैं? क्या पागलपन है। दुनिया की लड़ाइयां इसलिए होती हैं क्योंकि आदमी ताकत का भूखा है, रक्त पिपासु है। आदमी के भीतर जो अहंकार बैठा है वो बहुत ज्यादा असुरक्षित अनुभव करता है जब तक उसको ताकत ना मिल जाए, और उसे कितनी भी ताकत दे दो असुरक्षा उसकी बनी रहती है। तो ऊपर से बाहर से देखने पर तुम कह सकते हो कि लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी है, रूस साम्यवादी है। ये बेकार की बात है। ये पूंजीवाद और साम्यवाद की लड़ाई थोड़ी ही है, ये तो अहंकार की लड़ाई है, अहंकार से। और जो भी दो लोग लड़ रहे होते हैं कभी ये थोड़े ही कहेंगे कि हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम महाअहंकारी हैं। वो हमेशा अपनी लड़ाई को कोई ना कोई मुखौटा पहना देंगे। वो कहते हैं कि देखिए साहब, ये उत्तर दक्षिण की लड़ाई है, ये काले गोरे की लड़ाई है, श्वेत अश्वेत की लड़ाई है, ये स्त्री पुरुष की लड़ाई है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, ये ऊंची जाति और निचली जाति की लड़ाई है। जो भी दो लोग लड़ रहे होंगे वो हमेशा अपनी लड़ाई को जरूर कोई सुसज्जित नाम जरूर देंगे। उन नामों से बहक मत जाना। लड़ाइयां सिर्फ एक आधार पर होती हैं, आदमी के भीतर हिंसा है,
वैमनस्य है, द्वेष है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, समझदारी नहीं है, शांति नहीं है। लड़ाइयाँ इसलिए होती हैं भाई। और लड़ाइयों को रोकने का भी तरीका ये नहीं है कि तुम किसी एक सिद्धांत को गिरा दो या प्रतिबंधित कर दो और दूसरे किसी सिद्धांत को बढ़ा दो या गौरवान्वित कर दो। लड़ाइयाँ रोकने का तरीका है आदमी के अहंकार को चैन दे दो, शांति दे दो। उसके अलावा कोई और तरीका नहीं। जब तक तुम वो काम नहीं करोगे तब तक हर स्तर पर क्लेश, कलह और युद्ध होते ही रहेंगे। जब किसी बड़े स्तर पर फौजें लड़ जाती हैं तुम बोलते हो युद्ध हो गया, और जो घर में मियाँ बीवी लड़ जाते हैं वो युद्ध नहीं है क्या? और एक आदमी के भीतर ही जो अंतर कलह चलती रहती है, जो आदमी अपने ही भीतर बुरी तरह से बटा हुआ है, वो युद्ध नहीं है क्या? वो बताओ किस राष्ट्रवाद के कारण हो रहा है, बोलो। मियाँ ने बीवी को जोर का थप्पड़ मारा, बीवी ने पलट के बेलन मारा, उसके सर फोड़ दिया। ये राष्ट्रवाद के कारण हो रहा है? ये भी तो युद्ध है। युद्ध है कि नहीं है, कहो, बोलो। शर्मा जी रोज चुपके चुपके अपने घर का कूड़ा सुबह सुबह वर्मा जी के घर में डाल देते हैं क्योंकि उन्हें वर्मा जी से बड़ी जलन है। बताओ ये किस राष्ट्रवाद के कारण हो रहा है, कहो, बोलो। दफ्तर में जो काम कर रहा है उसने कसम खा रखी है बिना घूस लिए काम नहीं करूंगा। एक जवान आदमी है, वो पीछे पड़ा हुआ है कि फलानी लड़की मुझे हासिल करनी ही करनी है। ये सब राष्ट्रवाद के कारण हो रहा है। ये आदमी के भीतर का अंधेरा है जो उससे तमाम तरह के कुकर्म कराता है। लेकिन तुम आदमी के अंधेरे की बात नहीं करना चाहते क्योंकि आदमी का अंधेरा ही आदमी का अहंकार है। अंधेरे की बात करो तो अहंकार को चोट लगती है। समझ में आ रही है बात? अगर राष्ट्र बेवकूफी के आधारों पर खड़ा हुआ है तो राष्ट्रवाद बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर राष्ट्र की बुनियाद में सनातन मूल्य हैं तो यह राष्ट्र पूजनीय है। कोई ना कहे कि फिर राष्ट्रवाद खराब चीज है। जो राष्ट्रवाद आप बता रहे हैं उसमें राष्ट्रवादी के केंद्र में वो उच्चतम मूल्य होता है जिसकी ओर वो सतत बढ़ रहा होता है अपने जीवन में। जो राष्ट्रवाद हमें समान रूप से समाज में दिखता है उसमें कोई उच्चतम मूल्य तो नहीं होता। और यही बात धर्म पर लागू होती है, यही बात अध्यात्म पर, यही बात किसी भी उच्चतर आदर्श पर लागू होती है। हाँ जी। तो तुम आदर्श को गुनहगार बनाओगे या लोगों को सुधारोगे और उनको शिक्षा दोगे, कहो? धर्म की और अध्यात्म की जो मूल शिक्षा है वो बहुत ऊंची है, पर लोगों ने उसको बिगाड़ रखा है, विकृत कर रखा है। लोग धर्म का इस्तेमाल नाजायज कामों के लिए कर रहे हैं। तो क्या करें? धर्म को प्रतिबंधित कर दें या लोगों को शिक्षित करें? यह कौन सा कुतर्क है कि धर्म को गाली दो और कहो कि धर्म ही सब समस्याओं का कारण है? इसी तरीके से राष्ट्र के ऊंचे सिद्धांत को अगर लोगों ने हथिया करके अपने स्वार्थों के लिए दुरुपयुक्त कर लिया तो राष्ट्रवाद बुरा है या लोगों को सही शिक्षा और सही नेतृत्व की जरूरत है? बोलो। लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। तुम जाकर के गंगा को गंदा कर सकते हो, तो इसका क्या मतलब? गंगा को प्रतिबंधित कर दें या गंगा में जो नाले आ रहे हैं उनको रोकें? ये अजीब तर्क है। गंगा विशुद्ध है, शुद्ध है, बह रही हैं, उनमें पहले तो तुम नाले बहा बहा करके दूषित कर दो और फिर कहो ये गंगा बहुत दूषित है, चलो गंगा पर ही प्रतिबंध लगा देते हैं। नाले नहीं रोकेंगे, गंगा को गरियाएंगे। ये तर्क कैसा है? आचार्य जी, ये परिभाषा एकदम नई मालूम होती है। जो परिभाषा हमें पढ़ाई गई है राष्ट्रवाद की या जो जन जन में हमें बिखरी हुई मिलती है वो यही है कि आप जब तक राष्ट्रवादी नहीं हो सकते जब तक आपका कोई दुश्मन ना हो। उदाहरण के तौर पर एक भारतीय राष्ट्रवादी तब हुआ जब उसकी
चीन से या पाकिस्तान से दुश्मनी हो, या फिर एक जर्मन राष्ट्रवादी तब हुआ। मुझे नहीं मालूम ये बात किस किताब में लिखी हुई है कि एक राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए पड़ोसी देश से शत्रुता ज़रूरी है। राष्ट्र के आधार में मैंने कहा बहुत ऊंचे सिद्धांत होते हैं। ये तुम्हें ऊंचा सिद्धांत लग रहा है कि जाके पड़ोसी देश की गर्दन दबा दो? ये ऊंचा सिद्धांत तो नहीं है ना। भारत के संविधान में भी जो मूल्य उल्लिखित हैं उनमें ये लिखा हुआ है क्या कि जितने अड़ोसी पड़ोसी देश हैं इनसे भिड़ जाओ? जबकि भारत का संविधान तो भारत की राष्ट्रीयता को पूरे तरीके से प्रतिबिंबित भी नहीं करता। वास्तव में जो भारत के राष्ट्रीय मूल्य हैं वो सनातन हैं। तो भारत का संविधान अच्छा ज़रूर है, लेकिन वो पूरे तरीके से उन सनातन मूल्यों का प्रतिनिधि भी नहीं है। फिर भी भारत का संविधान ऐसी कोई बात नहीं करता कि इधर भिड़ जाओ, इधर लड़ जाओ, इसका दमन करो, उसका शोषण करो। तो ये बात कहाँ से आ रही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप राष्ट्रवादी नहीं हैं अगर आप दूसरे देशों से लड़ाई वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो जो मूल्य ऊंचे से ऊंचा होगा ना, उसकी एक पहचान बता देता हूँ। जितनी ऊंचाई पाता जाएगा तुम्हारा मूल्य, उतनी आंतरिकता पाता जाएगा, उतना ज़्यादा वो अंतर्मुखी होता जाएगा, अपनी ओर देखेगा, मुझे बेहतर होना है। आदमी की ऊंचाई की पहचान ही यही होती है। निचला आदमी दूसरों से लड़ता है और ऊंचा आदमी स्वयं पर विजय प्राप्त करता है। तो इसी तरीके से घटिया राष्ट्रीय मूल्य वो होंगे जो कहेंगे कि जाओ दूसरे देशों से लड़ जाओ, और उच्चतर राष्ट्रीय मूल्य वो होंगे जो कहेंगे कि इस देश का हर नागरिक ऐसा हो जो अपने आप में एक मिसाल हो, जिसने अपने अहम को जीत रखा हो, अपनी बुराइयों को जीत रखा हो, अपनी कमजोरियों को जीत रखा हो। ये ऊंचे राष्ट्रीय मूल्य हुए।